हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के दूसरे नंबर चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। और हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम आपको पीछे के वीडियो में करा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से हम आपको पहले चैप्टर में जो प्रकाश का प्रवर्तन वाला चैप्टर है, जिस प्रकार से उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 2 पार्ट वीडियो बनाए थे, सेम उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 2 पार्ट वीडियो होंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से सभी प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। उत्तल लेंस में, यहाँ पर उत्तल लेंस है और जब वस्तु का फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, वस्तु कहाँ रखा जा रहा है तो फोकस एवं लेंस के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, बी है काल्पनिक और उल्टा, सी है वास्तविक और उल्टा और डी है वास्तविक और सीधा। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा काल्पनिक और सीधा। यदि उत्तल लेंस में हम किसी भी वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्षितिज क्या होता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षितिज किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि जहां पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होता है उसी को क्षितिज कहते हैं। आप अगर कहीं से खड़े होकर दूर देखते होंगे तो आपको दूर देखने पर लगता होगा कि धरती और आकाश दोनों सेम मिलता हुआ लगता है कि आकाश धरती पर ही आकर के मिल रहा है। तो दूर देखने पर जो धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसी को क्षितिज कहा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, कि प्रकीर्णन, कि वर्ण विक्षेपण। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए, 2f कहने का मतलब कि फोकस के दुगनी दूरी पर रखा जाए, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन है अनंत पर, कि 2f पर, कि f पर, कि f और c के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम आपको बताए थे भी कि यदि उत्तल लेंस के सामने हम लोग वस्तु को 2f पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी हमेशा 2f पर ही बनेगा, मतलब कि फोकस के दुगनी दूरी पर ही बनेगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का, कि अवतल लेंस का, कि उत्तल दर्पण का, कि अवतल दर्पण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक, जिसे हम लोग आभासी भी बोलते हैं, तो वह कौन सा लेंस है जिसके द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस द्वारा, सी है बाइफोकल लेंस द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस में ही काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस, ठीक है, उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी, कहने का मतलब कि उत्तल के f
और 2f के उत्तल लेंस में f और 2f के बीच में यदि किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फोकस दूरी की दूनी दूरी कहने का मतलब यही होता है 2f। तो बताइए उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऑप्शन है काल्पनिक सीधा और तथा छोटा बनेगा, उसके बाद है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, फिर है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, और अगला नंबर ऑप्शन है कि वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस के दुगनी दूरी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को खाली स्थान लेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको खाली स्थान को भरना है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी कि अपसारी कि बाइफोकल कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता को हम लोग किस चीज में व्यक्त करते हैं, फोकस दूरी के द्वारा व्यक्त करते हैं कि फोकस दूरी के दुगना द्वारा, कि फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ पर रहती है, अनंत पर रहती है कि फोकस पर रहती है, कि फोकस और लेंस के बीच रहती है, कि फोकस दूरी एवं दुगनी फोकस दूरी के बीच रहती है। तो 9 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा कि जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह आवर्धित और काल्पनिक बनती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण I डज नॉट इज इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। यहाँ पर संबंध बताना है अपतन कोण और अपवर्तन कोण में, जहाँ अपतन कोण I डज नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि I 0 के बराबर नहीं होता है। तो बताइए सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा R ग्रेटर देन I। ठीक है, R ग्रेटर देन I होता है और यही संबंध होता है अपतन कोण और अपवर्तन कोण में। तो 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कांच में होती है कि वायु में, कि शून्य में, कि ए और सी दोनों में। तो बताइए 11 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, जिसको हम लोग शून्य भी बोलते हैं। वायु रहित स्थान को निर्वात कहा जाता है, मतलब कि वैसा स्थान जहां पर वायु का लेश मात्र भी अंश नहीं हो, बिल्कुल भी वहां पर वायु नहीं हो, उसी को हम लोग निर्वात बोलते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है। ठीक है, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है एवं कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब R1 बराबर R2 होगा, कि R1 ग्रेटर देन R2 होगा, कि R1 लेस देन R2 होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा R1 लेस देन R2 होगा। ठीक है, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में यदि आपतन कोण समान है तब कांच में जो अपवर्तन कोण होगा वह R1 लेस देन R2 होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, कहने का मतलब कि कौन से लेंस में होता है, केवल उत्तल लेंस में होता है, कि केवल अवतल लेंस में होता है, कि दोनों लेंस में होता है, कि किसी लेंस में नहीं होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण अवतल और उत्तल दोनों लेंस में हो सकता है, इसलिए 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर कह रहा है कि लेंस की क्षमता जिसको P बराबर बोलते हैं, तो P बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, F होता है कि V होता है कि 1/V होता है, कि डी नंबर ऑप्शन है 1/F होता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा। हम आपको बताए थे भी कि P बराबर 1/F
एफ होता है, इसलिए 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर कि मीटर पर सेकंड कि न्यूटन कि डायऑप्टर। तो हम आपको बताए हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। अगर कोई नदी है, इस नदी में अगर कोई मनुष्य तैर रहा है और बगल में यहाँ पर कोई अगर मीनार है, तो इस मनुष्य को जो यहाँ पर तैर रहा है, इसको मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी, कि जितना इसका ऊंचाई है सेम उतना ही लगेगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा कि ज़्यादा लगेगी। यदि कोई व्यक्ति पानी के भीतर पानी में तैर रहा है तो उसको मीनार की ऊंचाई अपने जो एक्चुअल साइज है उससे अधिक लगेगी। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, विचलन पैदा होता है कि विचलन पैदा नहीं होता है, कि पार्श्व विस्थापन होता है, कि विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन, कहने का मतलब कि फैलाव नहीं होता है, लेकिन पार्श्व विस्थापन होता है, इसलिए 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी वस्तु है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन ए है कांच की समतल पट्टी, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस ही है जो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है, कि सीधी निकल जाती है, कि अविलंब की दिशा में जाती है, कि अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा कि यदि प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। 19 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वह अपने पहले पथ से, ठीक है, वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यह क्या कहलाता है। प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, कि प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताए थे दूसरे नंबर चैप्टर में कि कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में यदि हम लोग किसी वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा, कि काल्पनिक और उल्टा, कि वास्तविक और उल्टा, कि वास्तविक और सीधा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह है, कि दर्पण की तरह है, कि प्रिज्म की तरह है, कि लेंस की तरह है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग एक प्रिज्म की तरह होता है। तो 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को यानी कि एक वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को लेंस के फोकस यानी कि एफ और प्रकाशीय केंद्र यानी कि एफ और सी के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और आवर्धित, कि वास्तविक और आवर्धित, कि वास्तविक और छोटा, कि काल्पनिक और छोटा। तो 23 का आंसर हो जाएगा काल्पनिक और आवर्धित। उत्तल लेंस के सामने यदि किसी भी वस्तु को एफ और सी के बीच रखा जाता है यानी कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, ठीक है, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है लेकिन कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको सीधे इसका 1/1.5 कर देना है। ठीक है, जितना भी मान दिया हुआ रहेगा उसका 1 में कर देना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा 1/1.5। तो 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का जो लेंस है उसकी क्षमता क्या होगी। तो 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी की लेंस की क्षमता 5 डायऑप्टर होगी। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। मतलब कि जितना दूरी पर वस्तु है सेम उतना ही दूरी पर यानी कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कि लेंस का फोकस दूरी कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, सीधे इसका आधा हो जाएगा। एक उत्तल लेंस से जब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बन रहा है तो उसका फोकस दूरी उसका आधा हो जाएगा यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है और लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या है। उसी प्रकार का नहीं, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। वहां पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पीछे 2-3 क्वेश्चन पीछे उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था और उसका क्षमता आपको बताना था। तो उसका आंसर हुआ था 5 डायऑप्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है और इसकी क्षमता पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा -5 डायऑप्टर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता -5 डायऑप्टर होगा यानी कि 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच हो। ठीक है, उत्तल लेंस में कोई वस्तु है जो f और 2f के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी वस्तु f और 2f के बीच में रखा हुआ है उत्तल लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, कि काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, कि वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। तो 29 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का कि जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि कोई वस्तु रखा हुआ है और उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब अगर प्राप्त हो रहा है तो उसका फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, यही टोटल 30 क्वेश्चन आपको हम पहले पार्ट में बताए और सेम इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन हम आपको दूसरे पार्ट में भी आपको बताएंगे। तो आप दूसरा पार्ट का वीडियो भी जरूर देखिएगा और दूसरे पार्ट में आपका जो यह चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।